बेटा आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है, आई हैव ऑब्जर्व दैट व्हेनेवर आई पुश और पुल अ टॉय इट स्टार्ट्स मूविंग। डू वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक एनीथिंग मूव? ज्ञान कहता है कि जब मैं किसी टॉय को पुश या पुल करता हूँ तो वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। क्या हमें सभी ऑब्जेक्ट्स को, सभी चीज़ों को मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत होती है या नहीं? तो बेटा आज हम यही पढ़ेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक एनीथिंग टू मूव, टू स्टॉप और चेंज इट्स डायरेक्शन और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है या मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है या किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है या फिर किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करनी है। इन सभी केसेस में हमें फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी बिना फोर्स अप्लाई किए हुए हम ये सभी काम नहीं कर सकते। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा, मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप नहीं होगा या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और ना ही उसकी शेप चेंज की जा सकती है। लाइक टू चेंज द शेप ऑफ एन रबर बैंड, टू नीड द डो, पुश अ ट्रॉली, स्टॉप अ मूविंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है टू चेंज द शेप ऑफ अ रबर बैंड। जब हम बेटा रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, इसका मतलब हम अपनी फिंगर से उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। इस वजह से रबर बैंड की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। टू नीड द डो, आटा गूंथते वक्त हम क्या करते हैं, अपनी फिस्ट से, अपनी मुट्ठी से प्रेशर अप्लाई, फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। पुश अ ट्रॉली, पुश अ ट्रॉली मीन्स जब हम ट्रॉली पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ट्रॉली जो रेस्ट पोजीशन में होती है वो मूव करने लग जाती है। स्टॉप अ मूविंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक, जब हम कभी कार ड्राइव करते हैं और उस मूविंग कार को हमने स्टॉप करना है तो हम क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं। इट मींस वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द मूविंग कार। अगर हम मूविंग कार पे ब्रेक अप्लाई करते हैं यानी हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो मूविंग कार जो है वो स्टॉप हो जाती है। बट मेनी टाइम्स इवन ऑन अप्लाइंग फोर्स द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल। बट बेटा हमने कई बार ऐसा देखा होगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं पर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। इसके लिए हमने दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इफ टू पर्सन पुश अ हैवी टेबल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अपोजिट साइड और टू टीम पुल द रोप विद इक्वल फोर्स इन टग ऑफ वार गेम। देखिए ये एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ये दो स्टूडेंट्स जो हैं, दो बच्चे जो हैं, ये एक बॉक्स को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। बस क्या डिफरेंस है, दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर किसी कंडीशन में इन दोनों चाइल्ड के द्वारा लगाया हुआ फोर्स जो है वो इक्वल क्वांटिटी में हो, इट मींस मान लीजिए ये भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस डायरेक्शन 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये वाला बच्चा भी जो है, दूसरा वाला जो बच्चा है वो भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मींस नेट बैलेंस फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इट मींस बॉक्स विल नॉट मूव इन दिस कंडीशन। ऐसा हमने घर में कई बार देखा होगा, जब कभी बच्चे खेलते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन से पुश करते हैं और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। इट मींस द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाते हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है और उस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करता है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये गेम तो बेटा सभी ने खेला होगा, टग ऑफ वार गेम है। इसमें हम क्या करते हैं, दो टीम्स होती हैं और एक रोप को अपनी अपनी तरफ पुश करती हैं। तो बहुत देर तक हम देखते हैं कि रोप जो है वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करती है। एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है, दोनों टीम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हैं। अब जब तक ये दोनों टीम इक्वल फोर्स से पुश कर रही हैं रोप को, उस कंडीशन में क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा।
मान लीजिए यहाँ पर ये टीम जो है 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और ये भी टीम जो है वो 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, वेस्ट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना होगा, क्योंकि दोनों फोर्स जो है वो अपोजिट हैं एक दूसरे के, इट मींस नेट फोर्स इज 0, यानी कि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो फोर्स का जो इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इट मींस यहाँ पर रोप जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करती है। When two persons push the heavy table with equal force from the opposite directions, their force get balanced. The net force on the table or rope is 0. जो मैंने बेटा अभी बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दोनों फोर्स अगर इक्वल हैं तो वो दोनों फोर्स एक दूसरे से बैलेंस्ड हो जाते हैं और नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। Therefore the table or rope does not move at all. और उस कंडीशन में क्या होता है कि न तो वो टेबल मूव करती है और ना ही वो रोप मूव करती है। When two forces equal in magnitude are applied on an object through push or pull from the opposite directions and resultant force on the object is 0, such force is called balanced force. बेटा ये इम्पोर्टेंट है, बैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक फोर्स भी हो सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम अप्लाई करें और अपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई करें और नेट फोर्स जो है वो 0 हो। नेट फोर्स मींस अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं हम किसी ऑब्जेक्ट पर और नेट फोर्स जो हो वो क्या है, 0 है। तो उस केस में फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, बैलेंस। दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। बेटा अभी हमने 2 एग्जांपल्स जो देखे थे उस केस में न तो टेबल मूव करती है किसी डायरेक्शन में, न ही रोप मूव करती है। अगर अब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो किस कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, द रोप और टेबल मूव्स ओनली व्हेन अप्लाइड फोर्स ऑफ बोथ पर्सन इज गेटिंग अनबैलेंस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स आइदर इन द सेम डायरेक्शन और व्हेन वन ऑफ देम अप्लाइज मोर फोर्स देन द अदर। मतलब बेटा जब किस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जब हम इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे। अनबैलेंस्ड मींस जब किसी एक डायरेक्शन से लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा और दूसरी डायरेक्शन से लगने वाला फोर्स कम होगा। ये मान के चलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने, इस बच्चे ने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है लेफ्ट साइड और ये वाले बच्चे ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है राइट साइड। तो क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल नहीं है पर अपोजिट डायरेक्शन में है, दीज फोर्स आर नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का क्या रिजल्ट रहेगा, लेफ्ट साइड फोर्स जो है वो ज्यादा है। इट मींस बॉक्स विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, बॉक्स विल मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये वाला फोर्स जो है, राइट साइड वाला फोर्स जो है वो ज्यादा है और इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड है। इट मींस बॉक्स विल मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन। अब टग ऑफ वार गेम दूसरा देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं बेटा लास्ट में जाके कोई एक टीम जीतती है। तो किस कंडीशन में टीम जीतती है, जब दोनों टीमों का फोर्स जो होते हैं वो अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इस टीम ने ज्यादा फोर्स लगाया, 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और इस वाली टीम में 150 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाली टीम जो है वो ज्यादा फोर्स लगा रही है और ये वाली टीम कम फोर्स लगा रही है। इट मींस यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है। अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन में रिजल्ट या इम्पैक्ट फोर्स का किस तरफ होगा, जहां पर कि हायर फोर्स लगाया गया है। इट मींस द रोप विल मूव इन द राइट डायरेक्शन। तो कौन सी टीम जीत जाएगी बेटा, राइट साइड वाली टीम जो है वो विनर हो जाएगी। सच फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। A force never acts alone. Force always exists in pair. This pair of force acts in the opposite direction. Whenever one of the force is greater than the other, there is a motion. बेटा जो फोर्स होते हैं वो कभी भी अकेला एक्ट नहीं करता। हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया जाता है वो हमेशा पेयर में ही अप्लाई होता है। दिस पेयर ऑफ फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर हम किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट पर, तो किसी कंडीशन में कोई दूसरा फोर्स भी अप्लाई हो रहा होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब उनमें से कोई एक फोर्स ग्रेटर हो जाता है
दूसरे वाले फोर्स थे तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है। जैसे हमने अभी पिछले 2 एग्जांपल्स में भी देखा था, जो ग्रेटर फोर्स था उसकी वजह से ही ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये राइट साइड मूव कर रहा है और ये अर्थ के ऊपर है, तो अर्थ से इसको एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमेशा ही अप्लाई होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को के ऊपर। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस पर मूव करता है तो दूसरा वाला सरफेस भी उस ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। टू मूव एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट अनबैलेंस इट्स फ्रिक्शनल फोर्स। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ये मान लीजिए सरफेस पे ऑलरेडी रखा हुआ रेस्ट पोजीशन में है, तो इसके ऊपर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अगर हम इसको मूव करने की कोशिश करते हैं। तो मूव तब कर पाएंगे जब हम इसके फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इट मीन्स जब हम कोई अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस करते हैं उस कंडीशन में ही ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है। टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। यानी कि मोशन को इंक्रीज करने के लिए, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए भी हमें अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। एन अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट इन मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पोजीशन में है उसको अगर हमें मूव करना है तभी भी हमें अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमने अभी यहाँ एग्जांपल देखा था कि उसके फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। आते हैं वर्कशीट के लास्ट पार्ट पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, गिव एग्जांपल। Force can move the object, force can stop the moving object, force can change the direction of the object and force can change the shape of any object. Examples बेटा आपको वर्कशीट में दिए हुए हैं ऑलरेडी, या आप अपनी तरफ से भी बना के भी लिख सकते हो। Next है what is the direction of frictional force? Frictional force acts in the opposite direction of motion. Next है is it really necessary to apply force to make a body to move? Think and write your views. तो बेटा आपको बताना है किसी बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई करना जरूरी है या नहीं है। Yes, it is really necessary to apply force to make a body to move. इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको समझा सकते हो। Next है a ball roll down on a floor, another on a carpet at the same time. Which ball comes to rest first? Give reason. तो ये आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। There is more friction between the ball and the carpet than between the ball and the floor. The frictional force acts in the opposite direction to the movement, making it harder to move. Therefore, the ball moving on the carpet will comes to rest first. क्योंकि बेटा जो बॉल और कारपेट के बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन है एज कम्पेयर टू बॉल एंड फ्लोर। जब ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होता है तो ऑब्जेक्ट को मूव करना मुश्किल होता है। इट मीन्स पहले उस केस में जहाँ पर कि बॉल कारपेट पे मूव करती है उसके लिए मूव करना ज़्यादा दूर तक मुश्किल रहेगा, तो बॉल जो है वो सबसे पहले रेस्ट पोजीशन में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन पिक्चर व्हाट डज टू एरो रिप्रेजेंट विद रेफरेंस टू फोर्स। तो देखो यहाँ पर बेटा दो बच्चे जो हैं वो ए जो है वो इस फोर्स को शो कर रहे हैं जो कि ये दो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, और बी क्या शो कर रहा है, सरफेस के द्वारा लगाया हुआ फ्रिक्शनल फोर्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा एरो ए रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स बाय द टू चिल्ड्रन एंड द एरो बी रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स बाय द चिल्ड्रन। आई होप बच्चों ये आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।